Good afternoon, friends. Once again, welcome to each one of you in this Know Your GST series, episode 6. Our host and anchor CA Arun Chajarji with us, and one of my good friend and expert in GST CA Suraj Vallaji with us. सूरज जी Thank स्वागत है आपका. you very much, sir. Thank you very much, Sumit ji, for calling me once again on your channel. Thank you. थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं. तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जीएसटी से रिलेटेड तो आप पोस्ट करें. बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू टू बी सेफ एंड स्टे एट होम, क्योंकि इस कोविड पेंडेमिक में कहीं ना कहीं सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं. तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने और अपने परिवार को किस तरह सेफ करें और अपने आप को सेफ रहते हुए वर्चुअल वर्ल्ड में किस तरह से भी हम आगे बढ़ें, क्योंकि इट इज नीड ऑफ द आवर. सो वी हैव टू take precautions. Now I request Arun ji to say starting words. Yes, sir. Thank you, Sumit ji, for providing this a wonderful opportunity to discuss over the GST related issue and have the feedback from various top expert of the GST. एंड सूरज जी, जैसा कि लास्ट टाइम आए थे तो काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि सर वापस वही रिपीट किया जाए. दैट इज़ द रीज़न कि वापस आज हमारे साथ सूरज जी हैं एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरीज एंड रिक्वेस्टिंग ऑल द पार्टिसिपेंट टू पुट योर कंसर्न क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शंस एंड सो दैट वी कैन शेयर अवर व्यू. Yes, sir. Thank you, Arun ji, for your kind words. Thank you very much for your kind words. और आज अपनी क्वेरीज हम शेयर करेंगे लोगों के साथ. और कासा इज अ गुड प्लेटफॉर्म, वंस अगेन आई विल से, फॉर एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स, नॉन प्रोफेशनल्स जो अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय टीम कासा. इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव. आई अगेन अप्रिशिएट दिस एफर्ट्स. अरुण जी, जब तक जीएसटी की क्वेरीज आ रही हैं, एनी पॉइंट यू वांट टू ब्रिंग टू ऑल द मेंबर्स? Yes, sir. Yes, sir. Regarding that, we all know there are new financial year is begin. And अगर मैं 30th की बात करूं जो कि कल है, तो कुछ एक स्पेसिफिक डेट है जो हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए. पहला इम्पोर्टेंस है कि अगर हमें स्विच करनी है, वो QRMP ऑप्ट करना है या QRMP से हमें एग्जिट करना है. इन बोथ द केसेस द टुमारो वुड बी द लास्ट डेट for selecting the QRMP or otherwise scheme for the quarter April to June. And second, GSTR 4 as of now कोई रिलैक्सेशन या कोई डेट एक्सटेंशन नहीं है. तो जो ईयर एंड जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म हुआ है उसका GSTR 4 भी आपको फाइल करना है. दैट यू ऑल नीड टू टेक केयर. उसके रिगार्ड में अगर मान लो स्पेसिफिक GSTR 4 के रिगार्ड में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए. वी विल रिवर्ट बाय टुडे इटसेल्फ टू गिव द रिप्लाई, सो दैट इन केस इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम वी कैन शेयर आवर व्यू एज वेल. सो दैट point I like to highlight. Now I am requesting Suraj ji, please give your view on the Ashwin Thakkar ji query. अश्विन जी की क्वेरी है, इफ कैपिटल गुड्स परचेज इन 2020-21 एंड ITC टेकन, if said goods sold in next year with applicable GST, is ITC taken earlier required to be reversed? सर अश्विन जी, बेसिकली अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेज कर लिए हैं और उस पर इनपुट लिया है तो इसका सेक्शन 18 सेक्शन तो चलो एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि आपकी जो सेल वैल्यू है परचेज रेट से लेके आपको हर क्वार्टर का 5% वैल्यू कम करनी है. लेट से आपने 100 रुपीज़ का परचेज किया और आपने 2 क्वार्टर के बाद बेचा, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर आपने 90 रुपीज़ का सेल किया तो कोई दिक्कत नहीं. आपको सेल वैल्यू पे GST पे करना है और इनपुट आपको रिवर्स नहीं करना. इनपुट आपको मिलेगा जो आपने क्लेम किया था, उसको रिवर्स नहीं करना. लेकिन जब आप सेल करेंगे, अगर आपने 90 रुपीज़ से कम सेल किया, मतलब 10% की वैल्यू से कम सेल किया 2 क्वार्टर के बाद, तो जैसे आपने 80 रुपीज़ में सेल किया, लेकिन आपको GST 90 पे ही देना पड़ेगा. मतलब पर क्वार्टर 5% की वैल्यू आप रिड्यूस कीजिए. जैसे 3 क्वार्टर के बाद सेल किया तो आप 15% की वैल्यू रिड्यूस कीजिए 85 पे आपको GST पे करना है. बेशक आप
85 से नीचे बेचते हो तो भी 85 पे करना है, 85 से ऊपर बेचते हो आप तो उस सेल वैल्यू पे आपको जीएसटी पे करना है, और इनपुट आपको अलाउड है, इनपुट रिवर्स नहीं करना आपको। I hope Ashwin ji I was able to clear. Absolutely. सेक्शन सही था सर, 18 सबसेक्शन 6 है जो इसके बारे में बात करता है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि रूल 40 बताता है कि 5% पर क्वार्टर हमें रिवर्स करना है, नॉट रिवर्स करना है फॉर बेसिकली रिड्यूसिंग द लाइफ ऑफ द कैपिटल असेट, और विच एवर इज हायर ट्रांजेक्शन वैल्यू पर जितना टैक्स बनता है, या जो आपने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया सभी व्यूअर्स को कि भाई आपको 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करके जो वैल्यू आती है उसके ऊपर आप टैक्स रेट मल्टीप्लाई करेंगे, और whichever is higher you need to pay the GST. You are not required to reverse. Perfectly. Perfect. Anything else you like to say? Meanwhile, the query is coming. Remind me immediately. I hope all users and all members are ensuring the जो HSN कोड की रिक्वायरमेंट है 4 डिजिट या 6 डिजिट चेंज हो चुकी है। All the consultants and all the taxpayer, I would say that ensure कीजिए कि जो भी आप 4 कोड या 6 कोड का compliance कर रहे हैं, and specifically certain compliances which are made mandatory for this financial year, so that you all need to ensure. कुमार तिवारी जी का query है सर, regarding appeal under GST disputed liability and including penalty levied by department of 10% GST. सर ये क्वेरी मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाया सर, अरुण जी आप एक बार टेकअप करेंगे ये क्वेरी? फाइल करने के लिए कह रहे हैं कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं क्या? रिगार्डिंग अपील अंडर द जीएसटी डिस्प्यूटेड लायबिलिटीज इंक्लूड पेनल्टी लेविड बाय द डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट ऑफ 10%। सर सेक्शन 107 हमें बोलता है जब भी हम अपील करेंगे तो 2 पार्ट होंगे सर। एक हमारा पार्ट होगा कि जो पार्ट हमें एक्सेप्टेड है और जो हमारा पार्ट डिस्प्यूटेड है जिसके रिगार्ड में मैं अपील करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो जितना एक्सेप्टेड है उसका तो आपको 100% डिपॉजिट करना पड़ेगा, और जितना आपका डिस्प्यूटेड है उसका बेयर मिनिमम फर्स्ट अपील में 10% एंड सब्सिक्वेंट अपील में एडिशनल 20% है। एडिशनल 20% यू नीड टू डिपॉजिट। तो ये पूछ रहे हैं कि इंक्लूडिंग पेनल्टी एक्सक्लूडिंग पेनल्टी, मेरे ख्याल से एक्सक्लूडिंग पेनल्टी होनी चाहिए, पूरी जीएसटी के अमाउंट का करना है। हाँ करेक्ट। Do I need to pay interest if I forget to enter an invoice in GSTR 3B and GSTR 1, but I have sufficient balance in my credit ledger to pay the liability? अगर आपने अपने आउटपुट लायबिलिटी में शो ही नहीं करा, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। आपके क्रेडिट लेजर ने पैसे पड़े थे, ठीक है, नेट टैक्स पे करने होते, लेकिन आपने अगर शो ही नहीं करा तो इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर कोई इनवॉइस 3B में नहीं दिखाया है तो उसकी वैल्यू अगर नहीं शो करी है तो मेरे अकॉर्डिंग तो। अरुण जी क्वेरी थी कि आप इनवॉइस ही फर्निश नहीं करा 3B और 1 में, तो क्रेडिट लेजर में पैसे हैं इनफ, शुड आई पे द इंटरेस्ट? तो मेरे अकॉर्डिंग नेट आईटीसी पे लगता है, लेकिन तब एप्लीकेबल है जब रिटर्न में आप शो करते हो। अगर रिटर्न में शो ही सर एब्सोल्युटली करेक्ट, वहां पे ना, हाँ, अगर आप अपने पीरियड में उस पर्टिकुलर मंथ का उस पर्टिकुलर जीएसटी रिटर्न्स में अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो आपको नेट पे डिपॉजिट करना है। अगर आपने नहीं किया तो जो सर का कहना है, सूरज जी का बिल्कुल सही है कि नेट का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, एंड इफ स्टिल यू लाइक टू टेक द बेनिफिट देन इंश्योर दैट इट विल बी द लिटिगेटिव। अरुण जी जेडीए में तो आप एक्सपर्ट है, ये वाला पॉइंट है। एक्सपर्ट, गुड आफ्टरनून सर, आई अटेंडेड योर सेमिनार ऑन द जेडीए क्वेरी डेवलपर टेक फर्स्ट फ्लोर इन लिeu of the third floor constructed by him। आपने पहला टीडीआर के रिगार्ड में फर्स्ट फ्लोर लिया इन लिeu of the third 3 floor constructed by him। now how should the developer pay the GST on third floor constructed? sir please provide some more clarity, प्लीज प्रोवाइड सम मोर क्लैरिटी। अगर थोड़ा सा डिटेल कर देंगे तो हमारे लिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा सुविधा रहेगा। तो महीप जी आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप क्वेरी को वापस रीडिफाइन कीजिए। मीनवाइल अश्विन जी का क्वेश्चन है वापस, कैन 100% ITC of goods or services can claim used for exempted goods exported? Yes sir, as per section 16 of IGST Act,
अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बेशक वेदर इवन इफ दे आर एग्जेम्प्टेड आप इसका इनपुट ले सकते हैं। बेशक आप बोलेंगे तो मैं लैंग्वेज भी इसकी बता सकता हूँ एक बार, सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 से 16 सबसेक्शन 2 के में लिखा है नॉट विथस्टैंडिंग दैट सच सप्लाई मे बी एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। वहाँ पे लिखा गया है कि आपको इसका रिफंड मिलेगा बिल्कुल। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट बिल्कुल मिलेगा। उमेश जी का क्वेश्चन है सर, Is GST leviable on sale of fixed asset in case the assessee is dealing only in exempted goods? अगर एक डीलर सिर्फ exempted goods में डील कर रहा है और उसने इसके अलावा कोई टैक्सेबल सप्लाई कर दी, जैसे कि फिक्स्ड एसेट इज अ टैक्सेबल सप्लाई, उस केस में उसको GST पे करना पड़ेगा सर फिक्स्ड एसेट के ऊपर। बेशक उसने इनपुट नहीं लिया उसके ऊपर, दैट इज ओके, लेकिन स्टिल उसको इस केस में डिस्पोजेबल वैल्यू के ऊपर या सेल वैल्यू के ऊपर GST पे करना पड़ेगा। सर ये आप उन्होंने कुछ और ऐड किया। इफ एक्सक्लूडिंग पेनल्टी देन वी हैव टू पे 100% ऑफ द पेनल्टी एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग दिस बट पेनल्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द लेट फाइलिंग लेट पेमेंट ऑफ द 3P। तो सर आप पेनल्टी अमाउंट जो आपका टैक्स लायबिलिटी है उसका आपको 10% डिपॉजिट करना है, क्योंकि डिस्प्यूट तो वही होता है ना कि भाई अगर आप 74 में डिस्प्यूट कर रहे हैं, पेनल्टी 70 डिस्प्यूटेड टू द लेट फाइलिंग लेट पेमेंट ऑफ द 3P। ओके, सो मैं आपको इस वेबिनार के खत्म होने के बाद तिवारी जी आपको ये कंफर्म कर दूंगा कि इंक्लूडिंग पेनल्टी है या एक्सक्लूडिंग पेनल्टी, ये पार्ट मेरे एंड पे पेंडिंग रहेगा, ठीक है ना, कि भाई जितना पेनल्टीज का अमाउंट है क्या उसका भी 10% मुझे 100% तो जमा नहीं करना सर, ये बात कंफर्म है, 100% जमा नहीं करना। अब पॉइंट ये आता है जब मैं 10% जमा करूंगा वो इंक्लूडिंग पेनल्टी अमाउंट हो गया नहीं होगा, मुझे बस अब जैसे वेबिनार कंप्लीट होगा विल गिव द रिप्लाई। हाँ, महित कौर जी का पॉइंट है, JDA developer take 1 floor out of the total 4 floor constructed in the building, owner get 3 floor। okay, how should developer charge the GST on the service for the 3 floor constructed for owner? अब यहाँ पे ओके सर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। इसके अंदर अगर डेवलपर ने ने 3 फ्लोर रख लिए और 1 फ्लोर उसको बनाने के बाद दिया है, तो जो 1 फ्लोर उसको दिया है तो बनाने के बाद अगर इसको सेल किया तो उस पर तो GST नहीं है, फ्लैट्स के ऊपर मैं कह रहा हूँ। अब बची रही बात रिवर्स चार्ज की, TDR के ऊपर रिवर्स चार्ज, वो सर आप एक सर पहला बात है मतलब उसको हम क्या पे कर रहे हैं, जो हमारा वो डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने उसको क्या दिया था, मैंने उसको डेवलपमेंट राइट दिया था, उसके एवज में उसने मुझे वापस फॉर एग्जांपल उसके एवज में मैंने उसको 1 फ्लोर दिया, तो 1 फ्लोर की टैक्सेबिलिटी जो सूरज जी ने कही वो बिल्कुल सही है कि अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन सेल करूंगा तो टैक्स पे करूंगा, अगर मैं कंप्लीट पे बेचूंगा तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, बट टू द एक्सटेंट ऑफ द TDR यू नीड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब मान लो आप उसको एडिशनली फॉर एग्जांपल उसको 3 फ्लोर डेवलप करने के लिए उसको आप एडिशनली अमाउंट पे कर रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन का, तो वो 18% पे टैक्सेबल होगा, दैट वुड बी सेपरेटली ट्रांजैक्शन, दैट वुड बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट ट्रांजैक्शन। सो डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट उसका मॉनेटरी अमाउंट कैसे जा रहा है, हम उसको पे कैसे कर रहे हैं। ये वैसे भी इंडिविजुअल क्वेरी है, ये लंबी क्वेरीज होती है JDA की, पूरा एग्रीमेंट पढ़ने के बाद ही एग्जैक्ट समझ आता है कि क्या टैक्सेबिलिटी है उसकी। अच्छा, हाउ कंस्ट्रक्शन सर्विस बी अवेलेबल फॉर दिस? सर सेपरेटली 18% पे चार्जेबल होगा, सेपरेटली 18% पे चार्जेबल होगा अगर ऑल टुगेदर इसका कोई भी लिंक नहीं है JDA के साथ में। CA रस्तोगी जी का क्वेश्चन है, 2 कंपनी है 1 ग्रुप A एंड B, ठीक है, वेट करते हैं सर क्वेश्चन लिख रहे होंगे, मीनवाइल मैं दूसरी क्वेरी लेता हूं आपको। अंडर RCM issued the bill what data to be filled in the 3B and the 1 transporter under reverse charge issued bill this what data to be filled। ट्रांसपोर्टर की बात करें प्रवीण गुप्ता जी। हाँ जी, सो बताएं सर। ट्रांसपोर्टर कैन इशू अ डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, इसमें ये सब आना चाहिए, रूल में लिखा हुआ है। अगर ट्रांसपोर्टर ने इशू करी है तो उसको अपने
GSTR 1 में डालना है, वहां पे डालना है जहाँ पे लिखा होता है सप्लाईज ऑन विच रिसिपिएंट इज लायबल टू पे GST, मतलब आप लायबल नहीं हो, आपको सिर्फ इसकी सप्लाई की वैल्यू शो करनी है और टैक्स की वैल्यू शो करनी है, रिसिपिएंट लायबल है इसको। और 3B में इसको आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई में डालना है, जहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई डाली जाती है, एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, ऐसे आपको शो करनी है इसमें। अश्विन ठक्कर जी का वापस क्वेश्चन, इज एनी कंडीशन फॉर क्लेमिंग द रिफंड ऑफ इनपुट और रिपोर्ट सर्विस इज कैपिटल गुड्स ITC कैन बी क्लेम्ड? सर सूरज सर सेक्शन 16 में उन्होंने पहले बोला कि रिफंड अलाउड है, फिर आपको रिफंड कुछ लिस्ट सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट में लिखी है कि आपको इसके लिए वापस CGST एक्ट में चेक करना है कि कैसे रिफंड लेना है। CGST एक्ट में आते हैं, वहाँ पर सेक्शन 54 है, वो ये कहता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट केस में इनपुट और इनपुट सर्विस का ही रिफंड मिलेगा, क्योंकि इसका जो रिफंड है वो बाय फाइलिंग ऑफ RFD 01 होगा। इस केस के अंदर आपको कैपिटल गुड्स का इनपुट नहीं मिलेगा, ना ही उसका ITC मिलता है, क्योंकि एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई पे ITC नहीं मिलता आपको, तो उसका ITC भी नहीं मिलेगा आपको। ऑफ कोर्स कैपिटल गुड्स अगर सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए तो उसका ITC भी नहीं मिलेगा। आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं इनपुट और इनपुट सर्विस का। मेरे अकॉर्डिंग कैपिटल गुड्स के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? यही है। हाँ, अगर मैं any condition for claiming the refund of input and input service used for exempted goods export, सर कोई कंडीशन नहीं है। नॉर्मल जो आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट का होता है, जो जीरो रेटेड सप्लाई है, बाकी सारे आपको वो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, आपको एक्यूमुलेटेड ITC का रिफंड मिलेगा 54(3) के कारण। अब मैं जब 54(3) की बात करता हूं तो वहां पे कैपिटल गुड्स मना है। एक्सप्लेनेशन में रिफंड का डेफिनेशन दिया हुआ है कि जहां पे वो इनपुट और इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रही बात ITC की, आप अपनी ITC ले सकते हैं, जैसा कि सर ने कहा, प्रोवाइडेड अगर आप आउटवर्ड अगर फुल्ली एग्जेम्प्ट है तो आप ITC भी नहीं ले सकते। एब्सोल्युटली आई डू नॉट हैव एनी एडिशन टू योर रिप्लाई। सर नेक्स्ट रितु जी का क्वेश्चन है। सर कंपोजिशन डीलर आइडियली यस सर। रितु जी यस ऐड करना है सर। ये तो GST लेविएबल ऑन द कमीशन फ्रॉम आउटसाइड। यस अगर आपने कमीशन पे करी आउटसाइड इंडिया, है ना, ये मतलब है, तो उस केस में हमें चेक करना है कि वेदर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इस केस में इन कमीशन एज पर सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई विल फॉल, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, इन इंडिया। 13 सबसेक्शन 8 है सर। 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज भी बोलता है in case of the intermediary services the location of supplier would be the place of supply। तो जैसे आप मान लो इंडिया में हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो, तो आप ही का लोकेशन ऑफ सप्लायर, आप ही का प्लेस ऑफ सप्लाई है। इट मींस इट इज इमटेरियल, भले ही आपका रिसीट अमाउंट जो है वो फॉरेन करेंसी में आ रहा है, आप बिल फॉरेन करेंसी में रेज करें, बट ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई है, आपको C+S चार्ज करना है। अच्छा, मुझे लगा कि ये इन्होंने कमीशन पे किया आउटसाइड इंडिया, मैंने इस तरीके से पहला पॉइंट करेक्ट, कमीशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया पहला पॉइंट हुआ ये। तो अब दूसरा भी ले लेते हैं, हो सकता है शायद जो आप पॉइंट कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। और उमेश जी अगर आप पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल कम अंडर RCM ओनली। आपकी इनवर्ट सप्लाईज है तो आपको RCM में पे करना है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, एक डाउट हमेशा अराइज होता है, जब हम अर्न करते हैं ना, तो हमारे ट्रांजैक्शन को 13(8) में इंटरमीडिएट सर्विस के केस में 13(8)B में कवर करके ये कहा जाता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका लोकेशन है। इसलिए क्या हुआ, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों यहाँ पे, ये ट्रांजैक्शन आपका एक्सपोर्ट नहीं है, फुल्ली एग्री। बट जब ये रिवर्स ट्रांजैक्शन की बात आती है, अब देखो इंटरमीडिएट तो वो भी हो सकता है, तो वहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर आउट ऑफ इंडिया हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया हुआ, प्राइमा फेसी यस, and the answer would be it would be out of GST। but to avoid the litigation, practically मैं 90% श्योर हूं कि आपको इस केस में नोटिस आएगा, क्योंकि मैंने फिजिकली नोटिस देखे हैं इस केस में। तो बेटर है आप RCM में पे करके आप ITC ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे तो डेफिनेटली इट वुड बी आउट ऑफ GST ओनली, अगर आप रेडी हैं लिटिगेशन करने के लिए। सुमित्रा जी का क्वेश्चन है, how to differentiate between medicaments and cosmetics as rate of GST on medicaments is 12% and cosmetics is 18%, please guide। बेसिकली सुमित्रा जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेडिसिमेंट्स हैं उसके अंदर उसकी कोई मेडिकल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी नोन इन ट्रेड पार्लेंस टू क्योर डिजीजेस,
और जो कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक इज फॉर ब्यूटिफिकेशन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आई कैन से कि हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स इज टेकन बाय आवरसेल्व्स, तो इट इज अ कॉस्मेटिक। लेकिन अगर डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करें मतलब, तो इट कैन बी मेडिसिमेंट आल्सो, इट इज ऑलवेज ओपन। तो इसके अंदर अगर जनरली डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा शोकॉज नोटिस इशू करता है, क्योंकि एक्साइज के टाइम से चल रहा है ये। इवन इसके ऊपर 1995 में केस भी था जिसमें उन्होंने यही कहा था कि आप उसकी वैल्यू देखनी है कि वो यूज किस लिए होता है कॉमन ट्रेड पार्लेंस के अंदर। और प्लस इसमें आप डॉक्टर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर शोकॉज नोटिस आता है कि ये मेरा मेडिसिमेंट है और ये क्योर के लिए ही यूज होता है, जैसे तब आप इसको मेडिसिमेंट भी कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे नवरत्न तेल है, अब उसमें लिखा है ठंडा ठंडा कूल कूल ऐसे ऐड आती है। तो ऑयल इज नॉर्मल ऑयल, लेकिन अगर वो आप ऐसे कह सकते, अगर कंपनी ऐसे प्रेजेंट करे कि मेरा ऑयल यूज करके इंसान डिप्रेशन से दूर हो सकता है, इंसान को साउंड स्लीप आ सकती है, तो इट इज ऑल्सो क्यूरिंग डिजीजेस, तो इट शुड बी अ मेडिसिमेंट एंड नॉट अ कॉस्मेटिक। तो वो सर ये ओपन चीजें हैं, इसके लिए डॉक्टर सर्टिफिकेट लगाना चाहिए हमेशा हमें साथ में, और डॉक्टर एफिडेविट लगाना चाहिए, और कॉमन ट्रेड पार्लेंस देखनी चाहिए इसके लिए हमेशा। कुमार जी का क्वेश्चन है रिगार्डिंग फॉर आरसीएम ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ट्रांसपोर्टर, देन नीड टू पे आरसीएम और नॉट इफ अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस टू इंडिया, इफ अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस देन आरसीएम एप्लीकेबल। ओवरसीज ट्रांसपोर्टर ने हम लोगों के यहाँ गुड्स भेजे इंडिया में, ओशन फ्रेट जो होता है उस पर तो आरसीएम एप्लीकेबल है, ओशन के थ्रू अगर आता है तो ओशन फ्रेट पे तो आरसीएम एप्लीकेबल है। या तो एक्चुअल सर्टिफिकेट ले लो, अगर हमें सीआईएफ हमारी परचेज है तो एक्चुअल सर्टिफिकेट ले लो और उस फ्रेट की वैल्यू पे आप जीएसटी पे कर दो 5%। अगर हमें वैल्यू अगर से अवेलेबल नहीं है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज 10% ऑफ द टोटल सीआईएफ वैल्यू, उस पर आप 5% 10% की वैल्यू को वैल्यू ट्रीट किया जाएगा, उस पर आप 5% आरसीएम पे कर सकते हैं, पे करना है हम लोगों को, कर सकते नहीं है। दो इसमें गुजरात हाई कोर्ट है जो मना करता है कि जरूरत नहीं है पे करने की आपको, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, प्रेजेंटली इट इज इन सुप्रीम कोर्ट। मोहित मिनरल्स वाला केस था, आई थिंक सो मोहित मिनरल्स था। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। सुभाष जी आपका क्वेरी, मैं रिक्वेस्ट करूं सुभाष जी, आपका क्वेरी हमें दिखाई नहीं दे रहा, सो इफ इट इज पॉसिबल कैन यू प्लीज पोस्ट अगेन। एक बार सुभाष जी वापस अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए। हाँ सुभाष जी क्वेरी मुझे भी दिखाई नहीं दे रही। हाँ सर एक बार आप देखेंगे दोस्तों नीचे। अच्छा वो जो ए एंड बी का बोल रहे थे। हाँ A and B are two companies, one and the same group. Vendor supplies services to A, but by mistake GST went 3B in favor of B, and IT is shown in B. How to rectify this mistake and any penalty there? सर इस केस में अगर किसी सप्लायर ने आपको A का बिल B में शो कर दिया तो उसको 3B में तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे तो पार्टी का नाम जाता नहीं है। GSTR 1 उसको रिवाइज करके और चेंज या फिर उसको क्रेडिट नोट देके नया इनवॉइस इशू करना चाहिए अगर सर्विस थी तो। अगर गुड्स थे तो भी उस केस में भी क्रेडिट नोट देके उसको नया इनवॉइस इशू करना चाहिए, डायरेक्ट डिस्पैच फ्रॉम वहां से दिखा के एड्रेस, अगर दोनों पार्टी कंपनी का एड्रेस अलग है और गुड्स भी उसने बी को भेज दिए हैं, उस केस में उसको बी को क्रेडिट नोट देना चाहिए और बी से ए को भेजना चाहिए और लिखना चाहिए बिल टू ए डिस्पैच फ्रॉम बी की प्लेस, ऐसे करना चाहिए उसको। राइट है सर, मतलब या फिर आप एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि मान लो जैसा पहला पॉइंट हुआ कि सप्लायर अपने इनवॉइस को अमेंड कर देगा विद द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन क्रेडिट नोट एंड ई-वे बिल जो भी एप्लीकेबल है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मान लो सर्विस टू ए पर बाय मिस्टेक जीएसटी अंदर भी, तो आप क्या कर सकते हो, ए टू बी भी आप एक इनवॉइस रेज कर सकते हो। ए टू बी आप रेज कर दो। ए में मैं जो भी ये डिस्कशन कर रहा हूँ एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी टाइम लिमिट है फॉर अमेंडमेंट एंड फॉर टेकिंग द आईटीसी वो अभी तक लैप्स नहीं हुई है। अगर वो लैप्स हो गई तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी अगर लैप्स नहीं हुई है तो क्या कर सकता हूँ, जहां पे आईटीसी था बट लिया नहीं वहां पे मैं आईटीसी ले लूंगा, और जो रिसिपिएंट है जिसके पास कोई इनवॉइस नहीं था बट उसने आईटीसी ले लिया, ठीक है ना, तो मैं एक उसको इंटर इनवॉइस रेज कर सकता हूँ। पेनल्टी कुछ नहीं है, सिर्फ पेनल्टी ऐसा मेरे को लगता नहीं कुछ होगी, डिपेंड अपॉन द ट्रांजैक्शन आल्सो कि भाई और क्या बात के फैक्ट हैं। मीनवाइल मैं मूव कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सनी जी का क्वेश्चन है, how the GST need to be charged on ocean / air freight on export and import of goods by freight forwarders? सर
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर तो रिवर्स चार्ज है नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो अपने आप में एग्जेम्प्ट सर्विस है। अगर गुड्स का लोकेशन आउट ऑफ इंडिया फॉल करता है तो इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और उस पर जीएसटी तो है ही नहीं। ओशन और एयर फ्रेट के ऊपर रिवर्स चार्ज भी नहीं है। अब आ जाते हैं इनवर्ड इंपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर बाय ओशन है तो ओशन फ्रेट पे रिवर्स चार्ज है। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर है तो एयर पे रिवर्स चार्ज भी नहीं फॉल करता। एज पर एयर फ्रेट का मुझे एग्जैक्टली जो ध्यान आ रहा है यही आ रहा है, यही है। करेक्ट, एयर एग्जेम्प्ट है। सीरियल नंबर 19 में सीरियल नंबर 19 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का इसमें एग्जेम्प्ट है एयर बाय एयर। और ओशन आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग बाय गिविंग द साइटेशन ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट है। नितिन जी का सर ये आप बेटर ले पाएंगे इनवॉइसिंग के रिगार्ड में। My question is belong e-invoicing. I have PAN based 5 branches and turnover is more than 50 lakh. Then 50 lakhs. Then all branches apply in 10 से 50 करोड़ की 50 करोड़ की लिमिट है। सबसे पहले तो लिमिट कितनी है हमारी? 50 करोड़ की लिमिट है। और हाँ, अगर 50 करोड़ से अगर ऊपर आपकी टर्नओवर है सारी ब्रांचेस की मिला के, तो आपको सारी ब्रांचेस में ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। हो सकता है किसी एक ब्रांच की सेल सिर्फ 1 करोड़ हो तो उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। टोटल लिमिट हमें देखनी है सारी सप्लाईज मिला के। हाँ, जो बस ये मैं कहना चाहूंगा, टोटल मिला के देखनी है। करेक्ट, नथिंग टू in case of the transporter enter the data in the fund for RC then automatically the taxable supplies and tax paper is zero and not in supply। नहीं सर, मैं एग्री कर रहा हूँ। आपका जो पॉइंट है ना ये वैलिड है, अश्विन ठक्कर जी। लेकिन क्या है, जब आप सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपके केस में जो पार्टीज है उसकी और कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है फॉरवर्ड चार्ज में, पहला एजम्पशन। अब अगर मैं कहता हूँ, मान लो मैं ट्रांसपोर्टर का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, जीटी है जिसकी आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम में कवर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अगर आप 3.1.a में डालेंगे ना, आप उसको सेव करेंगे तो एक सिस्टम एरर आएगी। ये प्रॉब्लम 3B की है, इसीलिए सूरज जी ने जो आपको सजेशन दिया 3.1.c एग्जेम्प्ट सप्लाई में एंटर करने का, उसका रीजन यही था कि अगर आप 3.1.a में एंटर करेंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली टैक्स कुछ भी नहीं डालेंगे ना, वो एरर थ्रो करेगा कि देयर शुड बी द टैक्स अमाउंट अगेंस्ट द टैक्सेबल सप्लाईज। दैट इज द रीजन कि इसको हमें 3.1.c एग्जेम्प्ट सप्लाई में डालना है। और अगर जीएसटीआर 1 में हमने करेक्ट एंटर किया और 3B में आप कह रहे हो ऑटोमेटिक गलत पिकअप भी कर रहे हैं, तो आप इसको ठीक कॉलम में डालिए उसको। हाँ, गलत पिकअप कर रहा है, पिकअप गलत कर रहा है। अभी 3.1.a में आ रहा है और वो एक्चुअली है ना लॉजिकली करेक्ट है, वो 3.1.a में ही आना चाहिए क्योंकि वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है। बट पॉइंट क्या है, जैसे ही आप उसको सेव करने जाओगे ना, वो एरर थ्रो करेगा। तो दैट इज द सॉल्यूशन व्हिच हैज बीन गिवन बाय सूरज। ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ओवर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी आईटीसी इन कैपिटल गुड्स, सत्येंद्र जी का क्वेश्चन है, taken in financial year 2021 and capital goods sold in next financial year as per GST rate applicable, whether ITC to be reversed in full or GST paid on sale price। सर ये हमारा अभी डिस्कस हुआ था, अगर आप कैपिटल गुड्स करते हो तो आपको पूरी सेल वैल्यू पे जीएसटी पे करना है। इनपुट जो आपने ले लिया उसको रिवर्स नहीं करना है। इट इज अ आउटवर्ड सप्लाई, इट इज अ नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाई, इट इज अ नॉर्मल इनवॉइस जो आपको काटना है। और ये बात इसके कितना जीएसटी पे करना है, मैंने आपको बताया था कि आपने किस क्वार्टर में परचेज किया, उसके बाद आपको हर क्वार्टर में 5% वैल्यू रिड्यूस करनी है। गवर्नमेंट मानती है 5 इयर्स वैल्यू है, मतलब 5% पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर 20%, 5 साल 100%। तो अगर आपने 3 क्वार्टर के बाद सेल किया और 85 रुपीज से नीचे किया तो मिनिमम आपको 85 रुपीज पे जीएसटी पे करना ही करना है। मैं वही एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और अगर आपने 90 पे किया तो हायर वैल्यू पे जीएसटी पे करना है। रिवर्सल का यहाँ पे बात नहीं है, रिवर्सल नहीं करना आपको कैपिटल गुड्स के ऊपर, इनपुट आपको मिलेगा कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर आप टैक्सेबल सप्लाई में हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं। प्रवीण जी का क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हैज अराउंड 20 buses registered as a transporter, used buses in school, barat, tour travels, any companies etc. Take credit on purchase of buses, tire etc. Charge 5% to client. Is he right? जो आपको सर रेट नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा, मतलब रिगार्डिंग के 5%, 12%, 18% जो भी रेट एप्लीकेबल है। सो रेट थोड़ा फिजिबिलिटी कम रहती है याद रहने की, एंड दैट इज द रीजन। प्रोबेबली आंसर वुड बी यस कि 5% विदाउट आईटीसी वो चार्ज कर सकता है। विदाउट आईटीसी इन्होंने क्रेडिट ले लिया, वही मैं कह रहा था, यहाँ पे विदाउट आईटीसी होना चाहिए। यस, ये विदाउट आईटीसी वाला रेट है जो मेरे को याद है। क्रेडिट ऑन द परचेज ऑफ टायर से चार्ज 5%, करेक्ट। उस केस में फिर मेरे हिसाब से वो जो 12% या 18% जो भी है विद आईटीसी वाला रेट पे जाना पड़ेगा। अगर आपको रेट मालूम है तो आप शेयर कर सकते हैं अपना व्यू। प्रवीण जी अलग से आपको आंसर कर देंगे आफ्टर रीडिंग द रेट नोटिफिकेशन। अनुज जी
अनुज जी का क्वेश्चन है, कैन वी क्लेम आईटीसी ऑन कॉफी वेंडिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर इन ऑफिस और आईटीसी पेड ऑन रेंट ऑफ कॉफी वेंडिंग मशीन यूज्ड इन ऑफिस, वेदर एसी इंस्टॉलेशन इज ऑफिस प्रीमाइसेस फॉल इन पर्सनल कंजम्पशन? सर ये आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, कॉफी वेंडिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सर मेरे अकॉर्डिंग 17(5) जो सेक्शन है, जो जहाँ पे सारे क्रेडिट को बार करता है, वो जो ब्लॉक क्रेडिट्स है, वहां पे फूडिंग पे मना है, स्टाफ वेलफेयर पे मना है, लेकिन कॉफी वेंडिंग मशीन पे मना नहीं है। ये यूज सब करेंगे फॉर क्लाइंट्स आल्सो, इट विल बी यूज्ड। तो मेरे अकॉर्डिंग इस पे अलाउड होनी चाहिए मशीन के ऊपर। कॉफी पे डिसअलाउड हो जाएगी, मशीन पे अलाउड होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर पे भी अलाउड होनी चाहिए, एसी पे भी अलाउड होनी चाहिए, क्योंकि एसी जो यूज कर रहे हैं वो ऑफिस ही यूज कर रहा है, ऑफिस के एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं, ऑफिस के डायरेक्टर यूज कर रहे हैं, सबके लिए इट्स नॉट अ पर्सनल कंजम्पशन, इसका आईटी से अलाउड है जी। एब्सोल्युटली। नितिन जी का क्वेश्चन है, आई हैव रिसीव्ड जीटीएस सर्विस फ्रॉम जीटीए, इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, देन कैन आई इशू ई-इनवॉइस फॉर दैट रिसीव्ड सर्विस और आई हैव टू इशू ई जीटीएस सर्विस? जीटीएस क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्रॉम जीटीए, इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। पहली बात है जीटीए के केस में तो एग्जेम्प्ट है ना सर? सर इन्होंने ये इन्वर्ट के एंगल से कह रहे हैं, अगर आपने अगर आपकी इससे इन्वर्ट सप्लाई है, अगर अपनी इन्वर्ट सप्लाई है, तो इस केस में जीटीए को पहली बात तो ई इनवॉइस इशू नहीं करना, जीटीए विल इशू नॉन इनवॉइस। और आपने इन्वर्ट किया, आपने तो उसको पे सेल्फ इनवॉइस भी इशू नहीं करना। और अगर सेल्फ इनवॉइस, अगर अनरजिस्टर्ड जीटीए भी होता और सेल्फ इनवॉइस पे, तब भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, तो ई इनवॉइस इस पे नहीं लगता जी। Sir, whether a GTA covered under RCM forward mechanism without having to another GTA, whether taxes to be charged will be zero. Bilty is issued by main GTA only. Sir, अगर एक ट्रांसपोर्टर दूसरे ट्रांसपोर्टर को ट्रक की सर्विस दे रहा है, यही मतलब है ना, covered under FCM provide service to another GTA, किस तरीके की सर्विस दे रहा है? अगर वो जीटीए सर्विस 12% चार्ज करेगा, आगे वाला 12% चार्ज करेगा। लेकिन अगर वैसे जनरली एक ट्रांसपोर्टर जब दूसरे ट्रांसपोर्टर को ट्रक देता है, तो इसको कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर बन जाता है ये। और गिविंग ऑफ ट्रक्स इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो इस पे जैक्स 0 होना चाहिए और उसको अपना प्रोपोर्शनेट इनपुट भी रिवर्स करना पड़ेगा अंडर रूल 42 एंड 43, रेड विद सेक्शन 17(2), रेड विद रूल 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। तो ये ऑफ कोर्स एग्जेम्प्ट है, ये इस पे टैक्स नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, अगर एक बंदा एक जीटीए दूसरे जीटीए को ट्रक देता है यूज करने के लिए, तो ये जीटीओ बन जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, और वो एग्जेम्प्ट होता है। सर्विस टैक्स में भी ऐसे ही होता था सेम। यस सर, कंप्यूटर अगर आप कैपिटलाइज कर रहे हैं तो उस पे इनपुट अलाउड है जी, ऑफिस के यूज के लिए। अ कंपनी इंडल्ज इन बिजनेस ऑफ इंटीरियर्स, कैन दे क्लेम आईटीसी प्रोडक्ट्स दे बॉट फॉर इंटीरियर वर्क? अ कंपनी, सर अगर कंपनी इंटीरियर के बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो ये चीजें लेकर आ रही है, तो उसको इनपुट बिल्कुल मिलेगा जी। कैपिटल गुड्स पे इनपुट मिलता है, कुछ चीजों पे इनपुट बार्ड है, सेक्शन 17(5) देखना पड़ेगा। अब कोई बस कंपनी इंटीरियर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो हाँ ठीक है, वो अपने लिए अप्लायंसेस ला रही है, वो अपने लिए इक्विपमेंट्स ला रही है, इनपुट मिलेगा उसको। लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन पे नहीं मिलेगा, अपने ऑफिस के इंटीरियर डेकोरेटर को उसको क्या नाम है, अब हमें इसके अंदर बड़ा थिन डिफरेंस होता है कि किस किस चीजों का मिलेगा। वुडन फर्नीचर पे इनपुट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मिल जाएगा इनपुट आपको, ये सब अलाउड है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस पे इनपुट अलाउड है, एक्साइज के टाइम से अलाउड है, पहले भी अलाउड होता था। लेकिन आपको चेक करना है कि कहीं वो सिविल स्ट्रक्चर का पार्ट तो नहीं है। अब जैसे मान लो आप कह रहे हो कि वुडन दरवाजा है, डोर है, तो डोर पे इनपुट मेरे अकॉर्डिंग अलाउड नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो सिविल स्ट्रक्चर में एम्बेडेड हो गया, वो पार्ट ऑफ सिविल स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर फर्नीचर में टेबल है आपका, चेयर है, तो बिल्कुल आपको इनपुट मिलेगा। ऐसे रीड करना होता है ना। कमीशन इनकम इज लेस देन ₹20 lakhs, am I liable to charge GST or the company is liable to pay GST on RCM? सर अगर आपकी कमीशन इनकम लेस देन 20 lakhs है, आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, और जो कंपनी है मेन, उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है जो कहता है कि आरसीएम फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पे एप्लीकेबल है। लेकिन वो 13 अक्टूबर 2017 के बाद से उस पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है आरसीएम। हाँ यस, आपकी क्वेरी 50 करोड़ की टर्नओवर थी, वो समझ गया था मैं। फर्दर माय गुड्स आर एग्जेम्प्ट, सो आई हैव रेज्ड बिल ऑफ सर्विस। इफ आई एक्सपोर्ट दैट गुड्स देन आई हैव टू इशू ई इनवॉइस और नॉट? सर अगर आप एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट के केस में आपको ई इनवॉइस इशू करना चाहिए, एक्सपोर्ट में एप्लीकेबल है ई इनवॉइस। व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर कार सर्विस सेंटर इन वारंटी केसेस? लेबर कॉस्ट इज रीइंबर्स्ड बाय कार मैन्युफैक्चरर बट सम स्पेयर पार्ट्स आर डायरेक्टली चार्ज टू कस्टमर्स। हाउ टू रेज इनवॉइस? एक सेकंड में आपकी क्वेरी समझ नहीं पाया। व्हाट शुड बी सप्लाई फॉर कार सर्विस सेंटर? सर ये एक बार मैं क्वेरी समझ नहीं पाया सर, एक बार आप इसका करेंगे।
what should be the place of the supply for the car service repair center in case warranty cases labor cost is reimbursed by the car manufacturer but some part are directly charged to the customer, how to raise the invoice? सर पहला बात, जिसको आप इनवॉइस कर रहे हैं अगर वो रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो आपका उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका लोकेशन, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, सो देखो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हम गुड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। गुड्स की केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे आपका मूवमेंट टर्मिनेट होता है वो लोकेशन मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। एज्यूम करता हूँ पार्टी अगर रजिस्टर्ड है, वो आइटम आपके यहाँ से लेके जा रहा है, वो अल्टीमेटली अपने लोकेशन पे लेके जाएगा, तो उसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है। और अगर अनरजिस्टर्ड है and you are not aware about the address and the location, then you can say the place where you handed over the goods, that would be the place of supply. ये बात हुआ क्वेश्चन हुआ गुड्स का। अब अगर मैं सर्विस का सेपरेट इनवॉइस रेज कर रहा हूं, तो अगेन ये ट्रांजैक्शन में क्या होगा, सर्विस में जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट का लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा अगर उसका एड्रेस आपके पास अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं अगर आपने कंबाइंड इनवॉइस इश्यू किया, तो उस ट्रांजैक्शन में आपका नॉर्मली मैं कह सकता हूं कार रिपेयर सर्विस कंपोजिट सप्लाई है, जिसमें मेन नेचर मेरा क्या है, सर्विस है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, अगर अनरजिस्टर्ड है बट उसका एड्रेस अवेलेबल है तब भी उसका लोकेशन, इन एनी अदर केस आपका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ट्रांजैक्शन कैसा है। सो वी कैन मूव अहेड थोड़ा फास्ट। मेरे को नेक्स्ट क्वेरी आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे था, सुभाष जी का क्वेश्चन। Sir, Suraj ji. In case of restaurant business, where output GST charge at the rate 5% without claiming ITC, and also sell MRP based product from the counter, then how output GST will be computed on MRP based products? रिवर्स कैलकुलेशन करना है, रिवर्स बेस्ट में कैलकुलेशन करना है। रूल 35 कहता है कि अगर आपका इंक्लूसिव है वैल्यू, सॉरी मैं सूरज जी मैं ले रहा हूँ, सॉरी श्योर सर, मैं बैकवर्ड कैलकुलेशन करूंगा और मैं अपना वैल्यू निकालूंगा। मान लो 110 रुपए मेरा प्रोडक्ट का एमआरपी है और 12% टैक्स रहता है, तो 110 डिवाइड बाय 112 इंटू 12 करके टैक्स का अमाउंट निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो टैक्स का टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी। आई होप मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ क्वेरी, क्योंकि क्वेरी थोड़ी है और हमें बस नेक्स्ट 10 मिनट में अपने को क्लोज करना है। नेक्स्ट मैं लूं? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। कुमार जी का इन कैपिटल गुड्स का इनपुट क्या फर्स्ट ईयर में 100% मिल जाएगा? कुमार जी बिल्कुल, जीएसटी के अंदर आपको फर्स्ट ईयर में 100% इनपुट मिल जाता है कैपिटल गुड्स के अंदर। पुराने वैट लॉस से अलग है जीएसटी, उसमें 3 इयर्स में लेना होता था, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। जीएसटी में एक बारी में 100% मिल जाता है फर्स्ट ईयर में। ग्रेट। In case of a turnover of service provider consists of both export and local, will the ITC be claimed on proportionate basis or turnover, or whole ITC can be claimed? सर अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हो, लोकल सेल भी करते हो, तो आपको दोनों ही आईटीसी मिल जाएंगे। बेशक आपने एक्सपोर्ट के लिए यूज किया, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी आईटीसी अलाउड है, क्योंकि एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी टैक्स एक्सपोर्ट ना हो। आप अगर आपको टैक्स क्रेडिट तब भी बचता है तो उस क्रेडिट का आप रिफंड क्लेम कीजिए, अदर क्रेडिट तो पूरा मिलेगा आपको। और है भी क्वेरीज? जी जी, लास्ट क्वेरी है। ट्रांसपोर्टर अंडर आरसीएम receive all work and freight from a clearing agent, issues bills to different person as per direction of a clearing agent. What client deducts TDS of transporter? Different client deduct TDS of transporter. Any advice? आप इसमें जीएसटी पूछना चाह रहे हैं कि टीडीएस के बारे में पूछना चाह रहे हैं? एक बार क्लैरिफाई कीजिए अपनी क्वेरी को। ट्रांसपोर्टर अंडर आरसीएम, अगर ट्रांसपोर्टर है वो अंडर आरसीएम है तो ठीक है, वो जीएसटी तो पे नहीं करेगा, लेकिन जो उसके इनपुट्स हैं उसको भी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई उसकी सर्विसेज जो उसने इनवर्ट सप्लाई है उस पे इनकम टैक्स प्रोविजन में टीडीएस एप्लीकेबल है तो वो पे करेगा, बिल्कुल करेगा। वो अलग चीज है, बिल्कुल इनकम टैक्स प्रोविजन अलग चलते हैं साथ साथ। सर इनका एक बीच में क्वेरी आई थी कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ एग्जेम्प्ट गुड्स की, तो मैंने इनको बोला कि अगर एक्सपोर्ट करते तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो इनकी क्वेरी कैसे रेज करें? शुड आई विच आई चूज इज नॉट B2B, एक्सपोर्ट का ऑप्शन चूज करना है आपको। तो नितिन जी, इट इज नॉर्मल एक्सपोर्ट का ऑप्शन चूज करना है इसके अंदर। तो आई एम अनेबल टू जनरेट द यूटिलिटी, नितिन जी का कहना है आई एम अनेबल टू जनरेट द यूटिलिटी। तो ये फिर आपको अलग से मेरे को मतलब दिखाना पड़ेगा कि यूटिलिटी जनरेट क्यों नहीं हो रही। ये कंप्लायंस टीम जो हमारे ऑफिस की है फिर वो ही हैंडल कर सकती है कि यूटिलिटी जनरेट क्यों नहीं हो रही इस केस में। तो आप या तो कर सकते हैं कि कस्टमर केयर पे कंप्लेंट कर लीजिए, बेस्ट वे है कि फॉर द टाइमिंग आप कस्टमर केयर पे
कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल हेल्प करते हैं। हाँ, तो महीप जी आपका जो पॉइंट था रिगार्डिंग द ईमेल आईडी, मैंने कासा का ईमेल आईडी दे दिया आपको, आप अपनी क्वेरी वहाँ पे पुट कर दीजिए एंड इन केस ऑफ एनी डाउट वी विल रिवर्ट। जो भी आपका पॉइंट है थोड़ा क्लियर बता दीजिएगा तो हम अपना व्यू आपको डेफिनेटली शेयर कर देंगे। एंड सुमित जी लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, शायद अतुल जी का आया होगा, करेक्ट ना? हाँ, योर आंसर इट फ्रॉम इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू बट माय क्वेश्चन इज दैट द दे bought from for client all the above items and they invoice the client a lump sum amount total on GST। ये क्वेश्चन था एक बीच में, अतुल जी का क्वेश्चन क्या था? A company indulge in the business of the interior can they claim ITC the product they bought for the interior, for example electric appliances, wooden furniture, okay, and what should be the place of the subject? नहीं, अब वापस क्वेरी यही था ना? तो अगर आप क्लाइंट के लिए भी यूज कर रहे हैं तो भी इनपुट मिल जाएगा आपको, ठीक है? मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा हूँ, आपको इनपुट मिल जाएगा। करेक्ट, आप क्लाइंट्स के लिए भी यूज कर रहे हैं तब भी मिल जाएगा आपको इनपुट, बिल्कुल मिलेगा जी। आप सर्विस दे रहे हैं लेकिन आपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनपुट यूज किए तो आपको इनपुट बिल्कुल मिलेगा उसमें। जैसे कि मान लो ब्यूटिशियन होते हैं, दे यूज क्रीम और ये सब चीजें, तो इनको इनपुट मिल जाता है अगर वो मतलब अगर इनपुट अलाउड है वहाँ पे, तो एज पर रेट नोटिफिकेशन तो इनको इनपुट मिल जाता है बिल्कुल। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईटीसी मिल जाना चाहिए। फ्रॉम माय साइड इट्स ओवर टू कंप्लीट एंड सुमित जी ओवर टू यू। Thank you Arun ji and thank you Sumit ji for your wonderful discussion, and thank you to all participants. Still more than 50 participants are there, and thank you for making this interactive session, and I hope you all got your answer. लास्ट में वीज चंद जी की क्वेरी है, ले लेते हैं बिफोर क्लोजिंग द सेशन। देखो, अंडर वर्क कॉन्ट्रैक्टर डीलर कैन रेज द वर्क कॉन्ट्रैक्ट बिल इन द डिफरेंट स्टेट हाउएवर वर्क कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड इन द वन स्टेट। सर बहुत बड़ी मैं कह रहा हूँ अनआंसर्ड पॉइंट है जिसमें क्लियरिटी नहीं है। सो इन माय व्यू जो आप कर रहे हैं वो सही है एंड आप आईजीएसटी का इनवॉइस रेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक राजस्थान की और कर्नाटका की केस में एक बहुत बढ़िया एडवांस रूलिंग आई थी, उन्होंने बिल टू शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझाया था उस पॉइंट में, एंड आई एम वेरी इन सेम लाइन, मेरा भी व्यू सेम है। बट आपको ये रेडी रहना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन आपका जो पॉइंट आप ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं दैट वुड लीड टू द लिटिगेशन, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, प्रॉब्लम ये आ सकता है कि मान लो अल्टीमेट जजमेंट ये आता है कि नहीं आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो होगा क्या, आपको हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, करेक्ट टैक्स पे करना है, जो आपने रॉन्ग पे किया उसका रिफंड लोगे, बट तब तक आपका 2 साल निकल गया होगा। सो इन दैट केस अगर आप रेडी हैं हाई कोर्ट तक जाने के लिए तो जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप रेडी नहीं है तो बेटर है कि आप हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए जहां पे भी आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का या वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम मिला है। ये मेरा पॉइंट है, ये काफी ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ हर 2 या 3 दिन में ये डिस्कशन में आता ही आता है पॉइंट। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, प्रैक्टिकली भी ना, प्रैक्टिकली भी जब वर्क कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग लीगली उसको नहीं, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि लेने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक एज पर लॉ ऑल्सो क्लियरली कहीं नहीं लिखा कि आपको हर जगह नंबर लेना है हर स्टेट में। प्रैक्टिकली जब ग्राउंड रियलिटी में हमारा टीम वहाँ पे जब हमारे क्लाइंट्स वहाँ पे वर्क करते हैं तो दिक्कत क्या होती है, वहाँ पे काफी ऐसी सर्विसेज होती हैं, काफी ऐसे जीएसटी होते हैं जो कि होते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई और प्रॉपर्टी ओनली, जैसे कि वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखा, वहाँ पे उन्होंने कितनी सर्विसेज ली तो उसके इनपुट रह जाते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं। तो इस कारण से लोग जनरली हर जगह रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो पीपल डोंट प्रेफर, क्योंकि लीगली कहीं अभी तक कहीं बार्ड नहीं है। ऑफ कोर्स ये डिस्प्यूटेबल पॉइंट है, जैसे सर ने कहा कि ये हाई कोर्ट अगर आप जा सकते हैं इसको अपने को सपोर्ट करने के लिए, अगर कल कोई दिक्कत आती है तो यू कैन ऑफ कोर्स गो विद द ऑप्शन ऑफ नॉट टेकिंग द जीएसटी नंबर इन दैट स्टेट। सो लास्ट में संजय जी पूछ रहे हैं फॉरेन सप्लायर रेज बिल in bill GST registration number containing different name, what points to be checked for deducting TDS under GST? सर इस पे तो TDS है ही नहीं, TDS एक्सपोर्ट पे तो फॉरेन सप्लायर रेज बिल, सर इस पे एक्सपोर्ट पे तो TDS है ही नहीं। हमारा पार्टी तो आउट ऑफ इंडिया, वैसे भी हमारा कस्टमर वो TDS कैसे काटेगा, या फिर हम कैसे TDS एप्लीकेबल ही नहीं। अगर देखो
भाई टीडीएस अंडर जीएसटी एप्लीकेबल कब होता है? हम सभी जानते हैं सेक्शन 51 कहता है कि अगर रिसिपिएंट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटीज है, भाई एक नोटिफिकेशन है उसमें 3 नाम है और 3 सेक्शन 51 में नाम है, टोटल 6 कैटेगरी के लोग हैं, तब वो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। मैं एज्यूम करता हूं कि रिसिपिएंट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब अगर फॉरेन सप्लायर बिल रेज करता है, तो अगर सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है, रिसिपिएंट इन इंडिया जो कि गवर्नमेंट है, तो वो ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर 10 में एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल में ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। सो उस पॉइंट में आप मुझे बता दीजिए कि मतलब क्या ये OIDAR का नेचर का सर्विस है? मतलब अदरवाइज टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसा सूरज जी ने कहा कि टीडीएस अंडर जीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक क्वेरी अतुल जी की जो क्वेरी थी सूरज जी, जो आपने रिप्लाई करी थी, आई थिंक हाफ पोर्शन इज लेफ्ट। नहीं इसको वापस कर दिया था, वो पार्ट भी करते हैं सर। ओके ओके, सो आई थिंक वी हैव कंक्लूडेड एवरी क्वेरीज। लास्ट अप ले लेते हैं अभिषेक जी का, एज WCT अंडर सर्विस hence they may raise concern. अब WCT का कॉन्सेप्ट है सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स। WCT तो वैट में हुआ करता था, अब तो नहीं है सर। सो स्टिल अगर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट को, अगर कोई भी क्वेरी अनआंसर्ड है या आपको क्लियर व्यू नहीं मिला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए, वी विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। एंड रिगार्डिंग द कंपोजिशन, एज आई टोल्ड यू कि द टुमारो GSTR 4 का लास्ट डेट है। अगर आपकी क्वेरी है तो वो क्वेरी मैं इमीडिएटली कोशिश करूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिप्लाई मिल जाए। सर वी कैन कंक्लूड द सेशन टुडे। Thank you very much Arun ji, and thank you Suraj ji for your valuable time to answer the queries under GST. Thank you to each participant for making this interactive. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Namaste. Thank you sir.